नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 21 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। और जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो बिहार एसएससी का हो, ठीक है, या बिहार एसआई का हो, अभी रेलवे के आरपीएफ का वैकेंसीज आने का बात हो रहा है, और बिहार में बड़े पैमाने पर टीचर्स का वैकेंसीज फिर से आने वाले हैं। तो उस सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप सेशन पे नए हैं तो बने रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। हर कोई महान नहीं बन सकता है, लेकिन हर कोई इस समय जहाँ भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब कोई मतलब अब कोई नहीं चाहता, कोई नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई महात्मा गांधी ही बन जाए, लेकिन हाँ, आप जहाँ पे हैं, जिस पोजीशन पर हैं, उससे बेहतर आप ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि आप एक नौकरी ले लिए तो हो सकता है आप बेहतर उससे और कर ले, तैयारी कर ले तो दूसरी नौकरी ज़रूर पा सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को ना छोड़ें और हमेशा निरंतर प्रयास करते रहें। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर सस्ते पानी की उच्च लागत शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। यानी कि द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, यानी कि खराब पानी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग जो दे रहे हैं, इस पर कौन रिपोर्ट जारी किया है? तो अभी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा ये द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर नामक एक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें ये बताया गया है कि हम लोग बहुत ख़राब पानी का बहुत ऐसा दाम दे रहे हैं, हाई दाम दे रहे हैं कि इसमें देखिए, ये वैश्विक जल संकट से 58 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक मूल्य को खतरा हो सकता है। यानी कि इतना रुपये नुकसान हो सकता है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, यह राशि पानी के मीठे और के पारिस्थितिकी तंत्र के आर्थिक मूल्य का पहला वार्षिक अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार यह राशि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जो विश्व का जीडीपी है उसका 60% है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है फ्रेंड्स, है ना। इसलिए यह विश्लेषण एक राजनीतिक परामर्श फर्म डेलवर्ग एडवर्स के जो है ये सहयोग से बनाया गया है। जल और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लाभ हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार कि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सालाना न्यूनतम 7.5 ट्रिलियन डॉलर का है। ठीक है, उद्देश्य लाभ 7 गुना अधिक, यानी कि 50 ट्रिलियन सालाना इसमें ये लाभ है डॉलर का, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अनदेखा लाभों में पानी को शुद्ध करना, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है, कार्बन का भंडारण करना और समुदायों को अत्यधिक बाढ़ और सूखे से बचाना इसमें शामिल है। ये देखिए, रिपोर्ट जो है यूरोप के डेन्यूब बेसिन का उदाहरण देती है, और इसमें बोला गया है कि बोल्गा के बाद, जो बोल्गा रिवर है उसके बाद डेन्यूब रिवर जो है ये यूरोप का दूसरा सबसे लंबी नदी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार नदियों और बाढ़ के मैदानों के लिए प्राथमिक खतरों में स्थिर कृषि पद्धतियों शामिल थी, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, द ट्रू वैल्यू ऑफ वाटर एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम टू द पीपल एंड प्लेनेट, ये 16 अक्टूबर को रिपोर्ट आया है, ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में 17 अक्टूबर 2023 को जलवायु परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य प्रशासन में मुख्य धारा में लाने और भारत प्रशांत क्षेत्रों में मत्स्य पालन प्रबंधन उपायों को मजबूत करने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन महाबलीपुरम, चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और इसका जो उद्घाटन है ये जो मंत्री हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इनका किया गया है। और वही मतलब पुरुषोत्तम रूपाला जी क्या है, तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री है, और यही मत्स्य पालन पशुपालन जो राज्य मंत्री हैं वो एल मुरुगन के द्वारा भी इन दोनों से मिलकर ये उद्घाटन किया गया है। और कब किया गया है? तो 17 अक्टूबर 2023 को। भारत सरकार ने मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी लोग इस क्षेत्रीय मत्स्य निकायों के प्रतिनिधि और विभिन्न मंत्रालयों के तहत राष्ट्रीय अनुसंधान
संस्थानों के इस कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है, यानी कि FAO के अधिकारी भी, वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल थे, ये याद है। ठीक है, एक साइड इवेंट के रूप में मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए लाइफ टाइम यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली के मुख्य धारा को भी उद्घाटन किया गया। स्कोपिंग ये कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप आयोजन किया गया था। PM मोदी ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि UNFCCC COP26 में मिशन लाइफ लॉन्च किया था। ठीक है, लाइफ फॉर इकोसिस्टम ये लॉन्च किया था। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ, मत्स्य पालन समिति 35वें सत्र में माना गया कि RFBs को जलवायु परिवर्तन के विषय पर सदस्य देशों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ना होगा। और ये जो है 5 से 9 सितंबर 2022 तक रोम के इटली के रोम में आयोजित किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है अब, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये अभी इम्पॉर्टेंट है। और मत्स्य सेतु ऐप भी लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। इससे क्या होगा कि जो मछली पालन है उनको इसमें मदद मिलेगी इस ऐप से। ठीक है, तो मत्स्य सेतु ऐप और मत्स्य संपदा योजना ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये अभी हाल ही में इसको आयोजन किया गया था। हाल ही में 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो ये देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये कब किया गया है? 17 अक्टूबर को। और कहाँ? तो नई दिल्ली में। और कौन सा एडिशन था? तो 69वां एडिशन था। इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला है राष्ट्रपति, ये याद कर लीजिएगा। और ऐसे 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जो कि क्रम में आते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल हुआ करती थी। और इनका जो ये है गृह राज्य है वो है उड़ीसा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उड़ीसा से ये संपर्क रखते हैं। हाल ही में 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुष्पा द राइज एक के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में इनको पुरस्कार दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में गंगूबाई काठियावाड़ मूवी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया। और मिमी मूवी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 2 लोगों को दिया गया है, एक आलिया भट्ट को और एक कृति सेनन को। R माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नंबी इवेंट को 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में नामित सर्वश्रेष्ठ फीचर को अवार्ड दिया गया है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये वाहिदा रहमान को दिया गया है। हम लोग क्वेश्चंस में भी इसका डिस्कशन किए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 1954 में की गई थी। 1973 में भारतीय फिल्म महोत्सव निर्देशालय प्रतिवर्ष भारत में अन्य प्रमुख फिल्म आयोजनों के साथ साथ महोत्सव का भी संचालन करता आया है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए कैटेगरी वाइज कौन कौन सा जीता है। तो बेस्ट फिल्म फीचर अवार्ड में रॉकेटरी को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी के लिए। उसके बाद बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट जो कि RRR है। नाटू नाटू इसका जो सॉन्ग है उसको अवार्ड मिला था, याद कर लीजिए, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, नाटू नाटू। उसके बाद नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म फेयर ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ये द कश्मीर फाइल को मिला है। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को जो कि गंगूबाई मूवी के लिए गंगूबाई काठियावाड़ और कृति एस सेनन जो मिमी मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में पंकज त्रिपाठी को मिला है मिमी मूवी के लिए। मिमी मूवी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में पल्लवी जोशी जो कि कश्मीर फाइल मूवी में काम की है। ठीक है, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट किसको मिला है? तो भाविन राबरी को मिला है छेलो 100 के लिए, ये छेलो 100 मूवी है। बेस्ट स्क्रीन प्ले ओरिजिनल में शाही कबीर नाइटू के लिए।
बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो देवी श्री प्रसाद पुष्पा मूवी में। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए एम कीरावानी, यानी कि आरआर मूवी में जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं उसके लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर ये कौन है, तो काला भैरव, ये भी आरआर मूवी के लिए है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर में श्रेया घोषाल और इराविन निजाल को मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, जो कि एक मूवी निकला था। उसके बाद बेस्ट गुजराती फिल्म ये द छेलो शो, और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ डायरेक्टर ये मेपाडियन विष्णु मोहन को मिला है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है फ्रेंड्स, इस लिस्ट को आप लोग एटलीस्ट वीडियो को पॉज करके ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड का अगला प्रधानमंत्री, अभी न्यूजीलैंड में इलेक्शन हुआ है, तो अभी न्यूजीलैंड के अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो न्यूजीलैंड के अगला जो प्रधानमंत्री होंगे ये ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टोफर लक्सन होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्रिस्टोफर लक्सन। और जेसिका आर्डन जो है ये न्यूजीलैंड के अभी प्रेसिडेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 6 साल के उत्तर शासन के बाद न्यूजीलैंड के रूढ़िवादी नेता क्रिस्टोफर लक्सन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है। अभी हाल ही यहाँ पे चुनाव हुआ था और इनको नेशनल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं और इनको लगभग 40% वोट मिला है। उसके बाद ये देखिए, ये इनके साथ, इस पार्टी के साथ, यानी कि लिबरेटेरियन एसीटी पार्टी के साथ ये मिलकर गठबंधन का सरकार बनाएंगे। लेबर पार्टी को लगभग 25% ही वोट मिला है, जो कि पिछला वोट से आधा वोट मिला है, ठीक है। तो इस बार ये काफ़ी अच्छा कमबैक करके प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूजीलैंड के राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, तो इसका एक अलिखित संविधान है, यानी कि जैसे हम लोग भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन न्यूजीलैंड का अलिखित है, कोई कहीं पे भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी जो न्यूजीलैंड के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री अभी कौन है एट प्रेजेंट, तो क्रिस हिपकिंस है, जो कि ये अब रिप्लेस हो जाएंगे, अब ये बन जाएंगे, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, क्रिस्टोफर लक्सन। अब ये देखिए, इसका अलिखित संविधान है और एक संवैधानिक राजतंत्र है। इसका सरकार की 3 शाखाएं हैं, एक विधानमंडल यानी कि संसद, कार्यकारी शाखा यानी कि निर्वाचित सरकार, और न्यायतंत्र यानी कि वो जो जज कोर्ट वगैरह, ठीक है। संसद प्रतिनिधि सभा और गवर्नर से बनी होती है, ये भी याद कर लीजिएगा। मिश्रित सदस्य अनुपातित मतदान प्रणाली का उपयोग करके सदन के सदस्यों को 3 साल के लिए चुना जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 साल के लिए ही चुना जाता है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिएशन पैनल में फॉर्मर सीजेआई एनवी रमन्ना जी को नियुक्त किया गया है। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड जया प्रकाश सिन्हा। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वास्थ्य डायरेक्टर MS धोनी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अभी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो मनीष देसाई। प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे ये R माधवन, इनका नॉमिनेशन हुआ है। प्रिंसिपल DG ऑफ आकाशवाणी ये वसुधा गुप्ता जी को चुना गया है। और अभी कोटक महिंद्रा के MD और CEO के रूप से कौन ये किए हैं, रिजाइन किए हैं, तो उदय कोटक किए हैं, और दीपक गुप्ता जो है ये उदय कोटक के जगह पे इंटरिम चार्ज में आएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ नेस्कॉम चेयरमैन कौन बने हैं, तो कॉग्निजेंट इंडिया के MD रजनीश नंबियार ये नेस्कॉम के चेयरमैन बने हैं। सेंट्रल रेलवेज प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल मैनेजर कौन बने थे, श्याम सुंदर गुप्ता। डायरेक्टर जनरल यानी कि DG ऑफ NTA कौन बने, सुबोध कुमार सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नितिन अग्रवाल। और उसके बाद MD एंड CEO ऑफ UK बैंक अश्विनी कुमार, ठीक है। और उसके बाद MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो अजय यादव बने हैं। इतने सारे आप लोग कम से कम रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, हड्डी से रिलेटेड है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 तारीख को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है मुख हड्डी को रोग उजागर करना और इसकी रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2023 का विषय इस बार है बेहतर हड्डियों का निर्माण करना, ये है। 20 अक्टूबर 1996 को इसे पहली बार यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी के द्वारा
देखा गया था, मनाया गया था। 1997 में इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का आयोजन किया था। ठीक है, और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये लाखों लोगों को प्रभावित करता है, खास करके 50 वर्ष की ज़्यादा अधिक की उम्र की महिलाओं को और 70 वर्ष की अधिक उम्र के पुरुष को ये प्रभावित करता है। इसमें हड्डियां जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं, ये है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट दिवस की बात करें तो फिर से एक बार, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार हिंसा को ना कहे, ये इसका थीम है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस ये भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, थीम के साथ हमने यहाँ पे दिवस भी डिस्कशन किया है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मुस्कान दिवस ये भी 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे याद करिए। विश्व डाकघर दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाकघर दिवस 2023 का थीम क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, ये इस बार का थीम है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाकघर दिवस ये भी 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे भी मनाया जाता है, जो कि भारत में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। लड़कियों के अधिकारों में निवेश करना, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण, इस बार का थीम था। विश्व गठिया रोग दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस ये भी 12 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? लचीले भविष्य के लिए असमानताओं से लड़ना। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस ये भी 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भविष्य के सशक्त बनाना सभी के लिए शिक्षा, ये इस बार का थीम था, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े, ये इस बार का थीम था विश्व खाद्य दिवस का। और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट डेज है, जो कि वह 1 नंबर तो आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इंडिया स्किल 2023-24 किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इंडिया स्किल 2023-24। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने 17 अक्टूबर को यहाँ पे नई दिल्ली में एक आयोजित कार्यक्रम में वर्ल्ड स्किल 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया और यहीं पे ये इंडिया स्किल 2023-24 प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। भारत ने वैश्विक स्पर्धा में, यानी कि जो वर्ल्ड कंपटीशन है उसमें 11वां स्थान हासिल किया है, जो कि उसकी अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। ठीक है, वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2022 में सितंबर से नवंबर 2022 तक पूरे यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया में आयोजित की गई थी, जिसमें से 61 कार्यशालाओं में 58 देशों के 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे। प्रतियोगिता की मेज़बानी 15 देशों ने 20 से अधिक शहरों में किया था, ये जो वर्ल्ड कंपटीशन हुआ था उसमें। ठीक है, भारत ने 50 कार्यालयों में भाग लिया और 2 रजत पदक, 3 कांस्य पदक और उत्कृष्टता के लिए 13 पदकों के साथ ये जो WSC है 2022 में 11वां स्थान हासिल किया है, ये याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय प्रतियोगियों का चयन जो है इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2021 के माध्यम से किया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, जो कि हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसे वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल के द्वारा चलाया जाता है, जिसके अभी 86 देश सदस्य मेंबर हैं, यानी कि सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें जो भारत का रैंक है वो है 45वां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 45वां। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक जो है 47 देशों में से घटकर 45 स्थान पर आ गया है, जो कि 2022 में 44 देशों में 41वां स्थान पर था।
ठीक है। 2021 में भारत 43 देशों में 40वें स्थान पर था, ठीक है। उसके बाद भारत स्कोर 2022 में इसका 44.4% से थोड़ा सा सुधार कर 2023 में 45.9% हो गया। रिपोर्ट ने कहा गया कि भारत के स्कोर में सुधार मुख्य रूप से पर्याप्तता और स्थिरता उपसूचकांकों में सुधार के कारण हुआ है। वैश्विक स्तर पर न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, इसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद सूचकांक में अर्जेंटीना सबसे अंतिम स्थान पर है, ये भी याद कर लीजिएगा। नीदरलैंड का समग्र सूचकांक मूल्य 85 सबसे अधिक था। आइसलैंड का समग्र सूचकांक ये 83 यानी कि 83.5 था, ये याद कर लीजिएगा। इस सूचकांक में ये जो है डेनमार्क का कितना है तो 81.3, अर्जेंटीना इसमें 42.3 है, ये भी याद कर लीजिएगा। वैश्विक सूचकांक 2023 में 47 सेनावृत्ति आय प्रणाली की तुलना करता है, इसमें दुनिया की 64% आबादी शामिल है, ठीक है। इसमें 3 नई सेनावृत्त आय प्रणालियां शामिल हैं, वे बोत्सवाना, क्रोएशिया और काजाकिस्तान है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है ये 40वां स्थान पर है, और इसे चालू कौन करता है तो विपो करता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 8वां है, ठीक है। इसमें डेनमार्क जो है ये टॉप पर है, टॉप 3 पोजीशंस आर ऑक्युपाइड। उसके बाद जर्मन वाच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। हेल्थनेस पासपोर्ट इंडेक्स में 84वां स्थान है, पहला नंबर जापान एंड सिंगापुर, दूसरा साउथ कोरिया और तीसरा जर्मनी एंड स्पेन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर है, यानी कि भारत में ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं, ये भी है। और अभी हंगर इंडेक्स में भारत 111वां स्थान पर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। पासपोर्ट इंडेक्स में 144वां, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108वां है और डेनमार्क टॉप पर है, ठीक है। वर्ल्ड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है और इसमें अफगानिस्तान टॉप पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत जो है वो 4था स्थान पर है, अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद, ठीक है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत जो है ये 52वां स्थान पर है। और हंगर इंडेक्स में भारत कितना स्थान पर है तो भारत जो है 111वां स्थान पर है, जो कि हम लोग श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हैं, ठीक है ना, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि बताइए ये बोला जा रहा है कि हर जगह पे पाकिस्तान भीख मांगता है और हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीछे हैं, भूखमरी ज़्यादा है हमारे देश में, तो ये फर्जी रिपोर्ट था, इसे भारत ने भी खंडन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 17 अक्टूबर को किसने वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हमारे जो केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा वेब पोर्टल चंद्रयान, अपना चंद्रयान लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने 17 अक्टूबर को एक पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के चंद्रयान मिशन पर रंगीन किताबें, ऑनलाइन क्विज और जीके पहेली के साथ वेब पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि यहाँ पे रंगीन किताबें और ऑनलाइन क्विज भी इस पोर्टल के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें प्रारंभिक, मध्य और मध्य स्तरों के लिए प्रतियोगिताओं के लिए व्याख्यात्मक प्रतिक्रिया के साथ ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्विज भी है। 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी लोगों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और पहले 1000 विजेताओं को आयु आयुक्त पुस्तकें प्राप्त होगी, ठीक है। यानी कि ये क्विज देगा और इसमें 70 अंक अगर जिसका भी आ जाता है 70 से ज़्यादा, तो उसको एक तो डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके साथ साथ उसमें अगर ऐसे करते करते तो 1000 विजेताओं को वो किताबें भी मिलेगी, ठीक है। इस पोर्टल पर बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तरों के लिए जिक्सा पहेलियाँ और पिक्चर बिल्डर्स भी विकसित किए गए हैं। स्कूली छात्र के लिए एक गतिविधि आधारित सहायता सामग्री शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वाधान में एनसीईआरटी द्वारा विकसित की गई है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो उद्घाटन है ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है, क्योंकि वर्तमान में अभी धर्मेंद्र प्रधान कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री। वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक पहलुओं सहित चंद्रमा मिशन के विभिन्न तथ्यों का व्यापक अवलोकन प्रदान करने के लिए चंद्रयान 3 पर 10 विशेष मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है।
ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के बीच स्व शिक्षा की सुविधा और अधिक सुलभ बनाने के लिए वेब पोर्टल के लिए एक ऐप बनाने का भी सुझाव दिया है, यानी कि इस पोर्टल का एक ऐप भी बनने के लिए बताया गया है। चंद्रयान 3 यात्रा सहज वैज्ञानिक स्वभाव, जिज्ञासा, समस्या समाधान और रचनात्मक गुणों का भी प्रतिनिधित्व करती है, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में सरकार निम्नलिखित में से किसके लिए वन नेशन वन आईडी लागू करने की योजना बना रही है? तो देखिए, वन नेशन वन जो आईडी है ये छात्रों के लिए यो एक योजना बना रही है सरकार कि अब छात्रों को वन नेशन वन आईडी, स्टूडेंट आईडी प्रदान की जाएगी। ऐसी योजना पर केंद्र सरकार अभी कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा के प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, यानी कि ये दिया जाएगा आपको APAAR। ठीक है, ये यहाँ पे अभी बनाने का योजना जारी है और ये किसके द्वारा किया जाएगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिस्से के द्वारा ये किया जाएगा। प्रत्येक छात्र के वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाने की योजना चल रही है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये जो स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री यानी कि APAAR जो आईडी है ये 12 अंकों का होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है इसमें, है ना। अभी यह शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों के लिए APAAR आईडी बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आधार आईडी के लिए लिया गया डेटा APAAR आईडी आधार होगा, यानी कि वही आधार आईडी से ही इसको माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए APAAR का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि APAAR में A क्या है या P क्या है, ऐसा करके। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। कितने डिजिट का होगा, तो ये भी 12 डिजिट का होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार 3 दिवसीय जो है ये श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन करेगी या किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा श्री अन्न योजना और राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का उद्घाटन लखनऊ में किया गया, इसे भी याद कर लीजिएगा। बाजरा का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में महोत्सव एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कार्यक्रम का उद्घाटन जो है ये मुख्यमंत्री करेंगे। इस अवसर पर बाजरा उत्पादन में अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा और 27 अक्टूबर को लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडल के किसान भाग लेंगे। 28 अक्टूबर को सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा और मुरादाबाद के किसान भाग लेंगे। इस प्रकार से, इस टाइप से ये यहाँ पे किसानों को कब कब बुलाना है ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, 3 दिवसीय अन्न महोत्सव में बाजरा के बने खाद्य पदार्थों को करीब 40 स्टॉल भी लगाए जाएंगे। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। यानी कि 2023 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बाजरा को 2018 में भारत सरकार के द्वारा पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया था। भारत का बाजरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है ये बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारा ये प्रयास, हमारा ये क्वेश्चन सिलेक्शन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही और हम अन्य विषयों का भी वीडियो आपके सामने समक्ष लेकर आते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।